दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खजाने की तलाश। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है डिक्टेटर का खजाना। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। यहाँ पर जो ये स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। वो आपको प्ले लिस्ट में कर्नल कर्ण का फोल्डर है, उसके अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं डिक्टेटर का खजाना। तो अब आगे पढ़ते हैं। सुबह को कर्नल कर्ण मिस्टर शर्मन के फ्लैट पर पहुंचा। आइए कर्नल, टोनी मिला आपको? जी हाँ, टोनी भी मिला, और वह व्यक्ति भी जिसने विश्वास और टोनी पर गोली चलाई थी। इसका मतलब है डॉक्टर मॉर्टन। आप मॉर्टन को जानते हैं? पहले नहीं जानता था, रात मुझे तानिया मिलने आई थी, उसी ने बताया है, और अब वह तानिया आपसे दोस्ती करना चाहती है। मुझसे दोस्ती? हाँ, तानिया समझ रही थी कि आप वह खजाना चुराने आए हैं, लेकिन जब मैंने उसे असली बात बताई तो उसने आपके साथ मिलकर काम करने की पेशकश की, और दोस्ती के सबूत के रूप में यह बता गई है कि डॉक्टर मार्टन एक इजरायली जासूस का एजेंट है, और वह जासूस एक धनवान इजरायली पर्यटक के रूप में अपने स्टीमर पैराडाइज में पोर्टलैंड आया हुआ है। अगर तानिया उस इजरायली जासूस के बारे में जानती है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इसलिए कि किसी विदेशी को बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर मार्टिन तो स्थानीय व्यक्ति है, उसे तो गिरफ्तार किया जा सकता है। तानिया कहती थी कि उसके बारे में शक जरूर था, लेकिन विश्वास आज ही हुआ है कि वह या तो इजरायली जासूस के लिए काम कर रहा है, या फिर किसी और अपराधी संगठन के लिए जो यह वह खजाना प्राप्त करना चाहता है। खैर, अब आप यह बताइए कि टोनी ने आपको क्या बताया? करण ने उन्हें टोनी से मिलने की सारी घटनाएं और बातें बताने के बाद जेब से तस्वीर निकालते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस तस्वीर को खजाने से कुछ संबंध अवश्य है, दिखाइए। शर्मन ने तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखा और चौंकते हुए कहा, अरे यह तो सीरी की तस्वीर है। सीरी? आपका मतलब है वह लड़की जिसके पिता के पास खजाने के कागज थे, और अब वह सर कागज पोर्टलैंड सरकार को देना चाहती थी। हाँ, यह वही लड़की है। यह तो बड़ी विचित्र बात है। इसका मतलब है यह तस्वीर थी भी उन कागजात के साथ चोरी हुई थी, और अब मुझे सीरी से मिलना होगा। करण ने तस्वीर लेकर वापस अपनी जेब में रख ली, और मिस्टर शर्मन से सीरी का पता पूछने के बाद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी मिस्टर शर्मन ने कहा, अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गया। आपके साथी कैप्टन असलम का फोन आया था। वह पोर्टलैंड आ चुके हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कह दूं, वह उसी होटल में ठहरे हुए हैं जहाँ के लिए आपने आपने निर्देश दिए थे। थैंक्स मिस्टर शर्मन। और कर्नल कर्ण उसी समय सीरी से मिलने चल दिया। उधर समुद्र तट से 1 मील दूर गहरे पानी में एक स्टीमर खड़ा था। उस स्टीमर के भीतर एक केबिन में डॉक्टर मार्टिन इजरायली जासूस मोसान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। तुम एकदम निकम्मे हो मार्टिन, अभी तक तुम उस खजाने का नक्शा प्राप्त नहीं कर सके हो। सॉरी सर। मोसान दौड़ा। सॉरी क्या होता है? मुझे खजाने के वह कागजात चाहिए। लेकिन सर, कर्नल कर्ण ने आकर सब गड़बड़ कर दी है। खजाने का कागज अब उसी के पास है। तो उस कर्नल के बच्चे को पकड़ कर यहाँ लाओ। मैं खुद उससे वह कागज प्राप्त कर लूंगा। करण को पकड़ना सरल काम नहीं है सर। वह विश्व के खतरनाक जासूसों में से है। मैं कुछ नहीं जानता मार्टिन, मुझे वह खजाना चाहिए। तुम कर्नल कर्ण को किसी भी तरह पकड़ कर लाओ, और उस लड़की सीरी को भी पकड़ कर लाओ जिसके पास वह कागज थे। वह जरूर खजाने के बारे में जानती होगी। ओके सर, मैं पहले सीरी को पकड़ लाता हूँ। उधर कर्नल कर्ण सीरी के फ्लैट में उसके सामने बैठा था। अपना परिचय वह उसे करा चुका था। अब वह कह रहा था, मिस सीरी, आपने वह कागजात जरूर देखे होंगे। क्या आपको पता है कि खजाने का नक्शा किस तरह के कागज पर था? जी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है वास्तव में। डैडी ने मरने से पूर्व मुझे बताया था कि उनकी तिजोरी में एक लिफाफा रखा है, और उस लिफाफे में खजाने का राज बंद है। मुझे खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने वह लिफाफा खोलकर भी नहीं देखा। मैं उसे सरकार को सौंप देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले किसी ने वह लिफाफा चुरा लिया। आपको यह तो अंदाजा होगा कि उस लिफाफे में केवल एक कागज था या एक से अधिक कागज थे? उसमें बहुत से कागज थे, क्योंकि वह बहुत मोटा लिफाफा था और उसका मुंह बंद था।
क्या उस लिफाफे में कोई तस्वीर भी हो सकती थी? मुझे इसका अंदाजा नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? इसलिए कि मुझे आपकी एक तस्वीर धड़ाम शायद करण के मुख में ही रह गए शब्द करण के मुख में ही रह गए। अचानक फ्लैट का दरवाजा धड़ाम से खुला और दो व्यक्ति पिस्तौल लिए हुए अंदर आए। सीरी गुंडों को देखकर भयभीत हो गई कि कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो? लेने तो हम तुम्हें आए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि कर्नल कर्ण भी यहीं मिल गए। यह शायद डॉक्टर मार्टिन के आदमी है। फिर एक गुंडा करण के बिल्कुल निकट पहुंच गया और दूसरा सीरी के निकट आते हुए बोला, तुम दोनों कोई गलत हरकत नहीं करोगे, वरना हम गोली मारने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन तुम हो कौन? उत्तर देने की बजाय गुंडे ने बड़ी फुर्ती से अपनी पिस्तौल का दस्ता करण के सिर पर दे मारा। दूसरे गुंडे ने यही हरकत सीरी के साथ की थी। ठॉक! उफ! ओह! एक क्षण बाद करण और सीरी फर्श पर बेहोश पड़े थे। उठाकर ले चलो दोनों को, और पहले कर्नल की जेब से हथियार निकाल लेना। ओके। करण को जब होश आया तो वह कमरे में फर्श पर पड़ा था। मैं कहाँ हूं? मेरी कैद में। करण ने उठकर बैठते हुए कहा, डॉक्टर मार्टिन तुम? हाँ, मैंने तुम्हें पकड़वाया है और अब तुम मुझे उस खजाने का राज बताओगे। मुझे खजाने के बारे में कुछ पता नहीं है। मार्टिन ने लात घुमाकर एक ठोकर करण के सिर पर मारी। आह! झूठ बोलता साले। वह कागज तेरे पास है जिसमें खजाने का राज छुपा हुआ है। करण बेबस था क्योंकि उन सब के पास पिस्तौल थे, अतः वह नीचे पड़े पड़े बोला, डॉक्टर मेरे पास जो कागज था उसमें खजाने का राज नहीं था। वह कागज जाली। और डॉक्टर ने इस बार अपनी ठोकर करण के पेट में दे मारी। सच बता दे, वह खजाना कहाँ छुपा है? तूने खजाने का राज जानकर वह कागज जला डाला होगा। मर गया। मैं सच कहता हूँ, मुझे खजाने के बारे में कुछ पता नहीं है। तुझे सब पता और तू बताएगा भी। मैं तुझे सोचने के लिए 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर तूने मुझे खजाने का राज नहीं बताया तो मैं तेरी बोटी बोटी कर डालूंगा। उसके बाद डॉक्टर ने घूमकर दरवाजे की तरफ जाते हुए अपने साथियों से कहा, इसे यहीं बंद कर दो और कमरे के बाहर पहरा देते रहो। मैं जाकर उस लड़की सीरी से निपटता हूँ। ओके सर। कुछ देर बाद गुंडे उस कमरे में बंद करके चले गए। अकेले रह जाने पर वह उठकर दीवार के सहारे बैठ गया। यह कमरा काफी मजबूत कैद खाना लगता है। यहाँ से भागना असंभव है। बैठे बैठे उसने अपनी जेबें टटोली। पिस्तौल के अतिरिक्त शेष सारा सामान जेबों में मौजूद था। न जाने क्यों वह सीरी की तस्वीर जेब से निकालकर ध्यानपूर्वक देखने लगा। तस्वीर देखते हुए पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी ने उस तस्वीर को रीटच करने की कोशिश की है, यानी उसके उड़े हुए रंग दोबारा उभारने चाहे हैं। करण ने सोची, सीरी की यह तस्वीर बहुत पुरानी है, फिर किसी ने इसको रीटच करने की कोशिश क्यों की, जबकि सीरी की ताज़ा तस्वीर भी हासिल की जा सकती थी। फिर उसने जेब से अपना पेन निकाला। इस पेन की कैप में एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ था। बड़ा करके दिखाने वाले लेंस से जब उसने तस्वीर को देखा, माय गॉड, इस पर तो रंगों के बिंदु से बने हुए हैं। क्या इन्हीं बिंदुओं में कोई संदेश छुपा हुआ है? करण का मस्तिष्क बड़ी तेजी से सोच रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीरी के पिता ने खजाने का राज अपनी बेटी के इस चित्र में छुपा दिया हो और लोगों को धोखे में रखने के लिए एक नकली संदेश बनाकर उसके साथ रख दिया हो, जो हमें मिल चुका है। यह कागजात चुराने वाले ने सारे कागजात चुराए थे और उसने सारे कागजात ही टोनी को भेज दिए, क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि खजाने का राज किस कागज में है। उधर कर्ण दुश्मन की कैद में बैठा खजाने के बारे में सोच रहा था और इधर कैप्टन असलम उसके लिए परेशान था। उसने मिस्टर शर्मन द्वारा कर्ण को संदेश भिजवाया था, लेकिन कर्ण फिर भी उससे मिलने नहीं आया था। सारा दिन बीत गया तो असलम ने फिर मिस्टर शर्मन को फोन किया। मिस्टर शर्मन, क्या आपने कर्नल को मेरा संदेश दे दिया था? यस मिस्टर असलम। पता नहीं वह कहाँ चले गए। यहाँ से तो वह मिस सीरी से मिलने गए थे। शर्मन से सीरी का पता पूछकर असलम उसके फ्लैट पर पहुंचा। यहाँ तो लॉक लगा हुआ है। अब मैं कर्नल साहब को कहाँ ढूंढूं? मुझे मिस्टर शर्मन के पास चलना चाहिए। असलम वहां से सीधा मिस्टर शर्मन से मिलने पहुंचा। वहां तानिया भी मौजूद थी। आइए कैप्टन असलम, क्या कर्नल का कुछ पता चला? जी नहीं। मिस्टर शर्मन ने कैप्टन असलम और तानिया का परिचय कराने के बाद कहा, कैप्टन, आपके बॉस और तानिया एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं। कर्नल के अचानक गायब हो जाने से तानिया भी परेशान है। समझ में नहीं आता कि वह कहाँ चले गए।
मेरा विचार है कर्नल साहब का अपहरण कर लिया गया है। तानिया ने असलम की ओर देखकर पूछा, आपके मस्तिष्क में अपहरण का विचार कैसे आया? यह भी तो हो सकता है कर्नल कर्ण अपनी इच्छा से कहीं रुके हुए हों। नहीं मादाम, मैं कर्नल को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह किसी मुश्किल में न होते तो मुझे फोन जरूर करते। हम दोनों जब किसी मिशन पर निकलते हैं तो हर 2 घंटे बाद एक दूसरे को फोन जरूर करते हैं। तो आपको शक है कि उनको दुश्मनों ने पकड़ लिया है? जी हाँ, मुझे शक है कि कर्नल और सीरी दोनों इस समय दुश्मन के कब्जे में हैं, क्योंकि मिस सीरी भी अपने फ्लैट पर नहीं है। तान्या कुछ क्षण सोचने के बाद बोली, कैप्टन असलम, अगर आपका शक सच है तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि दुश्मन उनको पकड़कर कहाँ ले गए होंगे। कहाँ? पैराडाइज स्टीमर पर, जिसके मालिक का नाम मोसान है और वह एक इजरायली एजेंट है। फिर तो हम उस स्टीमर पर हमला करना चाहिए। तान्या ने लंबी सांस लेकर कहा, नहीं कैप्टन, मैं इस तरह स्टीमर पर हमला नहीं कर सकती। अगर आपका शक गलत हुआ और कर्नल वहां न हुए तो मुझे अपने अफसरों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सरकार इजरायली सरकार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। तो ठीक, आप हमला न कीजिए, मैं अकेला स्टीमर पर जाता हूँ। मैं इसका भी मशवरा नहीं दूंगी कैप्टन असलम, आप थोड़े धैर्य से काम लीजिए। मैं पहले यह विश्वास कर लेना चाहती हूँ कि कर्नल स्टीमर पर है या नहीं। यह विश्वास आपको कैसे होगा? कि आप स्टीमर पर जाकर देखेंगी? मैं क्या करूंगी ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सुबह तक मैं सच्चाई पता कर लूंगी। अगर कर्नल स्टीमर पर बंदी हैं तो फिर सुबह हम फोर्स लेकर स्टीमर पर हमला कर देंगे। ओके, जैसी आपकी इच्छा। थैंक्स कैप्टन। इस बातचीत के बाद असलम अपने होटल वापस आ गया, लेकिन वह सुबह तक इंतजार करने के मूड में नहीं था। वह इसी समय स्टीमर पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं अभी स्टीमर पर जाऊंगा। और फिर रात के 1 बजे कैप्टन असलम समुद्र तट पर पहुंच गया। मिस्टर शर्मन कह रहे थे कि पैराडाइज स्टीमर तट से 1 मील दूर खड़ा है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे एक किश्ती चुरानी होगी। रात का समय था और किश्तियों के मल्लाह सोए पड़े थे, इसलिए असलम को एक किश्ती खोलकर समुद्र में ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आधे घंटे तक यात्रा करने के बाद उसे दूर खड़ा पैराडाइज स्टीमर नजर आने लगा। वह रहा स्टीमर। अब मुझे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। स्टीमर के निकट पहुंचकर उसने देखा डेक पर कोई नहीं था। शायद सब सो चुके थे। उसने किश्ती स्टीमर के नीचे ले जाकर रोक ली। मुझे ऊपर जाना होगा। फिर उसने अपने बैग में से रस्सी से में बंधा हुआ लंगर जैसा एक कांटा निकाला और उसे स्टीमर पर उछाल दिया। कांटा ऊपर जाकर किसी चीज में फंस गया। अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ। फिर वह किसी कलाबाज की तरह रस्सी पर चढ़ रहा था। कुछ ही क्षण में वह ऊपर पहुंचकर डेक की रेलिंग पर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। डेक सुनसान पड़ा था। निकट ही लकड़ी की सीढ़ियां थी जो नीचे कैबिनों में जाती थी। असलम ने झांककर नीचे देखा। 2 हैं। कुछ सोचकर असलम ने डेक पर जोर से पांव मारा। धुम। और फिर लपक कर रेलिंग के निकट पहुंचा और फर्श पर औंधा लेट गया। ऊपर कौन है? जाकर देखो। असलम सांस रोके औंधा लेटा था। तभी सीढ़ियों पर एक पहरेदार नजर आया। ऊपर आकर वह जैसे असलम के निकट से गुजरा। कौन? पहरेदार उसके निकट ही गिरा और दूसरे क्षण असलम की खड़ी हथेली उसके गर्दन पर किसी तलवार की तरह पड़ी। खटाक। आह। ऊपर की आवाजें सुनकर नीचे से दूसरे पहरेदार की आवाज आई। क्या हो रहा ऊपर? असलम बेहोश पहरेदार को छोड़कर उठा और फुर्ती से सीढ़ियों के निकट जाकर लेट गया। कुछ ही क्षण बाद दूसरे पहरेदार का सिर सीढ़ियों से उभरा और उफ। वह पहरेदार भी बेहोश हो गया था। अतः असलम ने उसको खींचकर उसके साथी के निकट डाल दिया। फिर वह अपना पिस्तौल हाथ में लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक कॉरिडोर था। दोनों तरफ केबिन बने हुए थे। यहाँ कोई पहरेदार नहीं है। वह बिल्ली की तरह चलता हुआ उस दरवाजे तक पहुंचा जिसके शीशों से रोशनी आ रही थी। दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने शीशे से झांका। अंदर केबिन में डॉक्टर मार्टन और मोसान बैठे शराब पी रहे थे। मोसान कह रहा था, तो उन दोनों ने खजाने का पता नहीं बताया? नो सर, लड़की को हमने बहुत टॉर्चर किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। और उस इंडियन जासूस ने क्या कहा? वह भी कुछ बताने को राजी नहीं है सर। मैंने उसे 24 घंटे का समय दिया है।
तुम ऐसा करो मार्टिन, उन दोनों को यहाँ स्टीमर पर ले आओ, फिर देखो मैं कैसे उनकी जुबान खुलवाता हूँ। ठीक है सर। उन दोनों को तुमने रखा कहाँ है? वहीं पिंटो रोड वाले मकान पर। तो तुम अभी जाकर उन्हें यहाँ ले आओ, क्योंकि सुबह के उजाले में लाना खतरनाक होगा। ओके सर, मैं भी जाता हूँ। दरवाजे का शीशा जरा सा टूटा हुआ था और असलम को अंदर की सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। मोहसान की अंतिम बात सुनकर असलम ने सोचा, अब यह व्यक्ति कर्नल को लेने जाएगा, मुझे इससे पहले तट पर पहुंच जाना चाहिए। और वह तेजी से वापस चल दिया। कुछ क्षण बाद वह अपनी किश्ती में बैठा तेजी से तट की ओर जा रहा था। तट पर पहुंचकर मैं तानिया को फोन करूंगा। तट पर पहुंचकर असलम ने एक पब्लिक फोन बूथ से तानिया को फोन किया और उसे सारी बात बताकर कहा, मादाम तानिया, अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है। वह कर्नल और सीरी को स्टीमर पर ला रहे हैं। आप तुरंत आ जाइए। मैं तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। 10 मिनट बाद तानिया पहुंच गई। असलम एक किश्ती की ओट में छुपा बैठा था। आ गई आप? हाँ हाँ। क्या वह कर्नल को ले आए? स्टीमर लेकर आते होंगे। मार्टिन स्टीमर से लेकर पिंटो रोड जा चुका है। वह सामने उसकी बोट खड़ी है। तो क्यों न हम भी पिंटो रोड चलें? वहां जाना बेकार है। हम यहाँ इंतजार करते हैं। वह कर्नल को लेकर आएंगे और इसी बोट द्वारा स्टीमर पर जाएंगे। ओके। उधर कर्नल कर्ण अपने कैद खाने में बेबस बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और दो गुंडे पिस्तौलें लिए अंदर आए। ए उठो और हमारे साथ चलो। कहाँ? गुंडे ने कर्ण की ओर बढ़ते हुए कहा। तू सवाल बहुत पूछता है। अब अभी बताता हूँ कि कहाँ। और करण के कुछ समझने से पूर्व गुंडे ने पिस्तौल का दस्ता उसके सिर पर दे मारा। आह! चोट भरपूर थी। करण नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक कुर्सी से बंधा हुआ निकट ही दूसरी कुर्सी पर सीढ़ी बंधी हुई थी। यह सब क्या है? कौन हो तुम? हा हा हा। कुछ देर हंसने के बाद मोसान बोला, मेरा नाम मोसान है, कर्नल मोहसन सिंह द ग्रेट। इस समय तुम मेरे स्टीमर पर हो और मेरी कैद में हो। अब समय नष्ट किए बिना तुम मुझे खजाने का पता बता दो। मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, इजरायली कुत्ते। मोहसन ने अपने गुंडे की तरफ देखकर बड़ी लापरवाही से कहा, बुल, इस लड़की की एक आंख फोड़ दो ताकि कर्नल जान ले कि हम कितने खतरनाक हैं। बुल ने चाकू सीरी की आंखों के सामने नचाया। नहीं, उसे रोको मसान। खजाने का पता बताओगे? नहीं। बुल, तुम अपना काम करो। अब लड़की की दोनों आंखें निकालकर कर्नल के हाथ पर रख दो। सीरी भयभीत होकर चिल्ला रही थी। बुल ने एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए और दूसरे हाथ से चाकू उसकी आंख के निकट ले जा रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ पता नहीं है। हा हा हा। धड़ाम। तभी अचानक बाहर से एक भयानक धमाके की आवाज आई। मोसान हड़बड़ाकर उठा। यह क्या हुआ? बाहर क्या हो रहा है? फिर वह बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर भागा। बुल भी उसके पीछे था। ऊपर डेक पर आकर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। मोसान को डेक पर देखते तानिया ने छोटे लाउड स्पीकर पर चेतावनी दी। मिस्टर मोसान, पुलिस तुम्हारे स्टीमर को घेर चुकी है। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अपने आदमियों से कहो हथियार डाल दे। मोसान समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अतः उसने हथियार डाल दिए और पुलिस के सिपाही उसके स्टीमर पर चढ़ आए। असलम और तानिया भी अपने स्टीमर पैराडाइज के डेक पर कूदे। मोसान और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नल कर्ण और मिस सीरी। कहाँ है मिस्टर मोसान? नीचे कैबिन में। असलम और तानिया नीचे कैबिन में पहुंचे। हेलो डैडी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ और आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम जैसे नालायक बेटे भी कभी कभी काम आ जाते हैं। असलम ने कर्ण की रस्सियां खोलने लगा तो उसने पूछा, क्या मोहसान और डॉक्टर मॉर्टन दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं? केवल मोहसान गिरफ्तार हुआ है। मॉर्टन स्टीमर पर आया ही नहीं था। उसके आदमी आपको स्टीमर पर लेकर आए थे। 2 घंटे बाद वह सब मिस्टर शर्मन के फ्लैट में बैठे चाय पी रहे थे। तानिया उन्हें बता रही थी, डॉक्टर मॉर्टन की तलाश जारी है। उसके बारे में सारे पुलिस थानों को सूचित कर दिया गया है।
और वह जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन खजाने का क्या होगा? उसे कैसे तलाश किया जाएगा? करण ने कहा, मेरा ख्याल है खजाने का पता हमें मिल चुका है। क्या कह रहे हैं आप? उत्तर देने के बजाय करण ने अपनी अपनी जेब से सीरी का वह चित्र निकालकर शर्मन को देते हुए कहा, मिस्टर शर्मन, इस चित्र को एक बार फिर ध्यानपूर्वक देखिए। शर्मन चित्र को ध्यानपूर्वक देखने लगा। करण ने कहा, आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। आपको पता चलेगा कि किसी ने बहुत बारीक ब्रश से बिंदु लगाकर चित्र को रीटच किया है और वह बिंदु डार्क और लाइट शेड में है। शर्मन ने मैग्नीफाइंग ग्लास से चित्र को देखा। फिर, अरे हाँ, बिंदु तो बिल्कुल साफ है और महत्वपूर्ण बात है कि सारे बिंदु सीधी लाइनों में है। कुछ बिंदु बहुत हल्के हैं और कुछ मोटे। करण ने पूछा, क्या इन बिंदुओं से किसी कोड का पैटर्न बनता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। करण ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आपने कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की एक चमक एक मानी जाती है और दो झटके जीरो माने जाते हैं। कंप्यूटर के बहुत मॉडल इसी सिस्टम पर काम करते हैं। जी हाँ, मैं बाइनरी सिस्टम से परिचित हूँ। तो जरा इस तरह सोचकर देखिए कि इसमें मध्यम बिंदु एक है और गाढ़ा बिंदु जीरो। मेरा मतलब बाइनरी सिस्टम से यह कोड हल करके देखिए। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। मुझे विश्वास है आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मिस्टर शर्मन कागज पेंसिल लेकर बैठ गए और कोड हल करने लगे। शेष लोग खामोश बैठे उन्हें देखते रहे। लगभग 20 मिनट बाद मिस्टर शर्मन खुशी भरे स्वर में बोले, माय गॉड कर्नल साहब, इसमें तो पैटर्न बनता जा रहा है। इसका मतलब है किसी कोड का पैटर्न। जी हाँ, एक बहुत पुराने कोड का पैटर्न जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। और चूंकि अब उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए आज के डिकोडिंग एक्सपर्ट उसको नहीं जानते। आपने अब तक क्या समझा है, जरा बताइए। मैंने आधा कोड हल किया है। संदेश इस तरह बना है, कसूरी, तीन रास्ता, तीन पाम। करण ने तान्या की ओर देखते हुए कहा, आप इन शब्दों को कुछ समझी? मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि कसूरी एक पहाड़ी का नाम है। तान्या जोश भरे स्वर में बोली, मैं इनकलाब के दिनों में कसूरी की पहाड़ियों में गोरिल्लों के साथ रह चुकी हूँ। वहां मैंने एक तीन रास्ता देखा था। फिर तो यही खजाने का राज है। तान्या ने करण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर यह खजाने का राज है तो कर्नल साहब, इसके लिए हम और हमारी सरकार आपकी आभारी हो रहेंगी, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुप्त संदेश इस चित्र में बाइनरी सिस्टम में लिखा होगा। आपने सचमुच कमाल कर दिया। थैंक्स तानिया। उसके बाद उसके बाद चाय का एक दौर और चला। इस बीच शर्मन ने पूरा कोड हल करके उनके सामने रख दिया, जो इस प्रकार था, कसूरी, तीन रास्ता, तीन पाम, 37.4x 42.16। इसके बाद संदेश पर बहस शुरू हुई। तीन पाम से क्या अर्थ निकल सकता है? हो सकता है यह पाम के पेड़ों की ओर संकेत हो। अगर उस तीन रास्ते के आसपास तीन पाम के पेड़ एक स्थान पर खड़े हों तो वह स्थान महत्वपूर्ण है। मिस्टर शर्मन बोले, चलिए मान लिया पाम के पेड़ मिल गए, लेकिन इन अंकों का क्या अर्थ निकलता है? अरे हाँ, अंक भी तो हैं। करण ने इस बार सीरी से पूछा, मिस सीरी, क्या आपके डैडी किसी जमाने में नाविक रह चुके हैं? मेरा मतलब है समुद्र से उनका कुछ संबंध था। जी हाँ, वह कई वर्ष नेवी में रहे थे। करण ने खुश होकर कहा, फिर तो गुत्थी सुलझ गई। वह कैसे कैसे बताइए। करण ने प्रश्न किया, क्या आप लोग जानते हैं कि समुद्र में किसी विशेष स्थान के बारे में कैसे पता लगाया जाता है? जी हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा, जिसे हम हिंदी के लाभांश और गद्यांश कहते हैं। बस, तो ये अंक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंक हैं। अगर कसूरी की पहाड़ी के तीन रास्ते के आसपास तीन पाम के पेड़ खड़े हैं, तो उनको केंद्र मानकर इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर जहां लाइन मिलेगी वहीं खजाना होगा। मिस्टर शर्मन ने करण का कंधा थपथपाते हुए कहा, वेरी गुड कर्नल, आप सचमुच मेधावी हैं। ऐसा लगता है आपके सिर में दिमाग की जगह कोई बहुत ही एडवांस कंप्यूटर फिट है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तानिया उठते हुए बोली, तो मैं जाकर यात्रा पर बंद करती हूँ। कल सुबह हम खजाना तलाश करने कसूरी की पहाड़ियों पर चलेंगे। ओके तानिया। दूसरे दिन सुबह के हेलीकॉप्टर कसूरी की पहाड़ियों के निकट एक मैदान में उतरा और उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे। यहाँ से हम जीप में चलेंगे। ठीक है। जीप गाड़ियां तानिया ने मंगवाई थी।
गाड़ियों में खुदाई करने का सामान भी था और 4 मजदूर भी थे। वह सब भी जाकर जीप में बैठ गए। जीप में 2 घंटे यात्रा करने के बाद वह एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। यहीं कसूरी की पहाड़ियां हैं। 3 रास्ता कहाँ है? कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां एक ऐसी जगह पहुंचकर रुक गई जहां से 3 दिशाओं को रास्ते जाते थे। वह नीचे उतरे। यहीं 3 रास्ता है, तो यहीं आसपास पाम के वह 3 पेड़ होने चाहिए। और 3 पाम के पेड़ ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे। कैप्टन असलम एक पहाड़ी पर चढ़ गया। कुछ ही देर बाद असलम एक तरफ इशारा करके चिल्लाया, मिल गए, वह पाम के 3 पेड़। सब लोग दौड़कर उसके निकट पहुंचे और देखा, अरे हाँ, यह तो सचमुच है, तो चलिए। फिर सब पाम के पेड़ों के निकट पहुंचे। नेवी अफसर अपने यंत्रों का बैग अपने साथ लाया था। उसने एक दूरबीन रूपी यंत्र स्टैंड पर लगाया और अपने काम में लग गया। कुछ देर काम करने के बाद नेवी ऑफिसर ने दूर एक पहाड़ी की ओर संकेत किया। वह सामने, उस पहाड़ी के पीछे वह स्थान है। वहां तो एक बहुत ही पुराने किले के खंडर हैं, तो खजाना उन्हीं खंडरों में दबा हुआ है। चलिए वहां चलते हैं। आइए कर्नल साहब। कुछ देर बाद वह खंडरों में पहुंच गए। नेवी ऑफिसर एक जगह अपनी दूरबीन लगाकर देखने लगा। अपना हिसाब लगाने के बाद नेवी ऑफिसर ने एक टूटी हुई दीवार की ओर संकेत किया। उस जगह खुदाई कराइए। अगर यही अंक सही है तो खजाना वहां मिलना चाहिए। तुरंत ही मजदूरों को काम पर लगा दिया गया। खजाना मिल जाएगा ना कर्नल साहब? उम्मीद तो है। और कुछ घंटे की खुदाई के बाद अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी चीज से टकराई और वह चिल्लाया, खटाक! अरे, लगता है यहाँ काफी कुछ है। सब दौड़कर गड्ढे के निकट पहुंचे। मजदूरों ने मिट्टी हटाई। लीजिए, खजाना मिल गया, बधाई हो। खजाना मिलने का सेहरा आपके सिर है कर्नल साहब। लेकिन आपने खजाना यहाँ से ले जाने का भी कुछ प्रबंध किया है? जी हाँ, सेना का एक ट्रक हमारा इंतजार कर रहा है। वायरलेस संदेश मिलते ही वह आधे पौने घंटे में यहाँ आ जाएगा। तो आप पहले ट्रक मंगा लीजिए। संदूक को गड्ढे से ट्रक आने के बाद निकलवाइए। ओके। फिर तानिया ने ट्रांसमीटर पर ट्रक लाने का संदेश भेज दिया। तत्पश्चात सब ट्रक के आने का इंतजार करने लगे। ट्रक इसी सड़क से आएगा ने? जी हाँ। लगभग 1 घंटे बाद दूर सड़क पर एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक आ गया, तो आप संदूक बाहर निकलवाइए। तानिया ने मजदूरों को इशारा किया। वह संदूक निकालने लगे। तभी असलम उठकर एक तरफ को जाते हुए बोला, कॉल ऑफ नेचर, मैं जरा भी आता हूँ, जल्दी आना। असलम एक चट्टान के पीछे जाकर गायब हो गया। उधर मजदूरों ने गड्ढे से संदूक बाहर निकालकर रख दिया। करण ने एक पत्थर उठाकर ताले पर मारा, खटाक! संदूक का ढक्कन खोला गया और सब आश्चर्य से देखते रह गए। माय गॉड, इतना सोना! कागजात भी हैं। हीरे जवाहरात थैलों में होंगे। करण ने कागजात का बंडल उठाते हुए कहा, यह मेरी अमानत है। यस कर्नल करण, यह आप ले जा सकते हैं। तभी पीछे से आने वाली एक आवाज ने सबको चौंका दिया, और संदूक में जो कुछ है वह मेरी अमानत है। डॉक्टर मार्टन? यस मिस तानिया, मैं मार्टन हूँ। आपने मोसान को गिरफ्तार करके मुझ पर उपकार ही किया है, क्योंकि अब यह सारा खजाना मेरा है। आपने समझा था कि मोसान के पकड़े जाने के बाद मैं खजाना प्राप्त करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था मिस तानिया। कल से ही मैं आपकी निगरानी कर रहा था। संयोगवश आपके दफ्तर में एक आदमी थोड़ा लालची है। मैंने उसे खजाने में भागीदार बनाने का लालच दिया, तो उसने मुझे आपका सारा प्रोग्राम बता दिया, और मैं पहले से यहाँ पहुंच गया। मैं जानता था कि आप ट्रक को उसी समय बुलाएंगे जब आपको खजाना मिल जाएगा। बस मैं रास्ते में छुपकर खड़ा हो गया। ट्रक को मैंने धोखे से रोका और उसके ड्राइवर को गोली मार दी। उसके बाद सब काम आसान था। यह वर्दी, यह स्टेन गन, सब कुछ आपके उसी मिलिट्री जवान का है। अब यहाँ सब कुछ मेरा है और तुम लोग मरने के लिए तैयार हो। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। अचानक एक धमाका हुआ, धुआं, और मार्टिन का शरीर दीवार से नीचे पत्थर पर जा पड़ा। सब ने घूमकर पीछे देखा। यहीं वह कॉल ऑफ नेचर थी।
आप सब लोग खजाने के नशे में डॉक्टर को भूल गए थे, लेकिन मैं नहीं भूला था। मुझे लग रहा था कि वह जरूर आएगा, इसलिए मैं बहाना करके चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया था। करण ने आगे बढ़कर असलम को गले लगा लिया। तुमने हम सबको बचा लिया असलम। थैंक्स डैडी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।